नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और हमारा विशेष कार्यक्रम उत्तरकाल हर बार आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आता है जिससे हम पत्रकारिता के जरिए हमारी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आज पूरे देश में आप देखेंगे सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी बात की चर्चाएं हो रही हैं कि कल सीबीएसई के जो परिणाम आए 10वीं और 12वीं के, उसमें किस तरह से हर घर में बच्चों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, बेहद बेहद उत्साहित करने वाला। बहुत बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जिन्होंने 90% से ऊपर अपने बच्चों के मार्क्स और जो उपलब्धि है उसको साझा करते हुए सोशल मीडिया पर आशीर्वाद अपने बच्चों के लिए मांगा है। और यही वजह है कि सीबीएसई के टॉपर्स के साथ आज हम उत्तरकाल जो है हमारा ये विशेष कार्यक्रम, इसमें आज हम बात करने वाले हैं उन तमाम सीबीएसई के सिकंदर से जिन्होंने अपने न सिर्फ घर परिवार का नाम रोशन किया है, बल्कि अपने नंबर से, अपनी सफलता से, अपनी मेहनत से, अपने लगातार निरंतर प्रयासों से ऐसी उपलब्धि हासिल की है कि उनका पूरा जिला और समाज और प्रदेश जो है वो इस वक्त उत्साहित है और बधाइयां दे रहा है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में उपलब्धि हासिल करने वाले, सीबीएसई में बहुत जबरदस्त रैंकिंग हासिल करने वाले 5 मेधावी छात्र छात्राएं शामिल हैं हमारे साथ इस कार्यक्रम में उत्तरकाल में। आशुतोष जालान है जो कि सीबीएसई टॉपर है 12th में। मुद्रा शुक्ला हैं, आप भी टॉपर में हैं। रिद्धिमा और राखी जैन और करण तिलानिया, ये सभी बच्चे अलग अलग तरह से अलग अलग टॉपर्स हैं। 5 अलग अलग दुनिया इनकी होगी आने वाले समय। आज भी अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर इस मुकाम में ये सभी न्यूज 24 के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे खास मेहमान हैं। सभी बच्चों का, प्यारे बच्चों का और मेहनती बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरी प्यारे बच्चों, आपसे गुजारिश है कि आप अपना ऑडियो बंद कर लीजिए ताकि ताकि हम जिस जिस किसी से बात करना चाहें उसको ठीक से बाकी सब लोग सुन सके। तो आप सभी अपना ऑडियो बंद कर लीजिए। एक एक करके मैं आप सबके पास आती हूँ और हमारे दर्शक जो इस वक्त हमारा ये विशेष कार्यक्रम देख रहे हैं 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, आपके पेरेंट्स भी अगर इस वक्त आपके आसपास हैं तो न्यूज 24 का जो ये कार्यक्रम का लाइव लिंक है, ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है। आपको आपके जानने वाले मित्र, आपके परिजन आपको इस कार्यक्रम के दौरान ठीक से देख सके। और अगर हमारे पैनल में आप पांचों से कोई सवाल करना चाहते हैं दर्शक, वो भी कर सकते हैं। तो आप पांचों के पास हमारे यूट्यूब और फेसबुक का जो लिंक आ रहा है वो आप साझा कर सकते हैं अपने सारे ग्रुप्स में। तो लाइव आपके परिजन और मित्रगण भी इस कार्यक्रम को देख पाएंगे। तो शुरुआत में मुद्रा शुक्ला आपसे करती हूँ। मुद्रा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes, ma'am. Good evening, everyone. Myself Mudra Shukla and I hail from Kanpur city. And I was a student of Sri Sanatan Dharma Education Center. And I scored 99.2% in my 12th board examinations this year. I would like to explain or describe myself as a hardworking and a simple yet stupid or kind of a person. I am funny, intelligent, and at the very same time, I'm very hardworking and dedicated towards my goals. Okay. I'm really very happy with my results. Yesterday, when I first checked my results, I was so emotional. I almost cried. I called my mother. I told her everything, and I was overwhelmed with my results. I was so excited. जब जब हम ये कहते हैं इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपका सब्जेक्ट जरूर आना चाहिए उसमें। आपके पेरेंट्स के बारे में उसमें जरूर शामिल होना चाहिए, वो क्या करते हैं। और मुद्रा, साथ ही हमें ये भी बताइए, आपने 99% का टारगेट रखा था। So I'd like to restart my introduction as you have said. So I hail from Kanpur, as I said before, and my father's name is Manoj Kumar Shukla.
and my mother's name is Arpana Shukla. My father has a shop of electronics and hardware, and my mother is a government teacher, studied in Bidhnu block in Kanpur itself. And I also have a elder sister and a younger brother who is in class 8, and my elder sister is a lawyer, a corporate lawyer in Delhi. I was a humanities stream student, a proud humanitarian, definitely, and I scored 99.2%. Of course, my target was of 100, definitely. After giving the examination, it was like I might score 98, 99. So, seeing everything, the before examinations, the after examinations, I was really very satisfied with my results. जब टारगेट 100 का हो तो फिर बचता क्या है? आजकल 100 का टारगेट मतलब बहुत बड़ी संख्या है ऐसे बच्चों की जो 100 का टारगेट रखकर चलते हैं और उसके बाद उस टारगेट के आसपास मतलब लगभग वहीं पर पहुंच जाना किसी करिश्मा से कम नहीं है। ह्यूमैनिटी की स्टूडेंट मुद्रा शुक्ला कानपुर से हमारे साथ है। मुद्रा, हम जानेंगे आपसे कि आज का जो नया भारत है, आप नए भारत के बच्चे हैं। आज बहुत चर्चा हो रही है आज का भारत, नया भारत। इस नए भारत को लेकर मुद्रा क्या सोचती है हम आपसे समझेंगे, लेकिन उससे पहले रिद्धिमा के पास जाते हैं। रिद्धिमा, आप भी अपने आप को अपना परिचय दीजिए। आपको अपना ऑडियो ऑन करना है रिद्धिमा। करण, मैं आपके पास आ रही हूँ। रिद्धिमा का कुछ टेक्निकल इश्यू है, वो रिजॉल्व करते हैं। तब तक करण अपने बारे में बताइए। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम करण पलानिया है और मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मेरे साइंस स्ट्रीम में 99.8% आए हैं और मैंने कोई कोचिंग तो ज्वाइन नहीं करी थी, लेकिन मैं खाली स्कूल से पढ़ाई करता था अपने, क्योंकि मैं मेन तो जेई एडवांस और जेई मेंस पे फोकस कर रहा था। लेकिन ये बोर्ड्स तो मेरा एज अ साइड गोल था मेरा। जैसे कोई केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें कुछ मेन प्रोडक्ट होता है, बन जाते हैं, तो ऐसे ही मेरा मेन गोल तो जेई एडवांस है और बोर्ड तो एक साइड प्रोडक्ट की तरह है जो उसके साथ साथ उसमें अच्छे नंबर आ गए। और मेरे घर में मेरे पापा बीएसएफ में हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं और एक छोटी बहन है। जी, करण ने भी 100% का टारगेट लिया था। करण नहीं, 100% का नहीं था मेरा। जैसे आईआईटी में जाने के लिए बोर्ड में 75% मतलब चाहिए होते हैं, तो पहले मेरा गोल तो यही था कि मुझे 75% चाहिए। लेकिन जब मेरे मॉक बोर्ड हुए तो मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आए और टीचर्स ने कहा तुम अच्छा कर सकते हो, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि तुम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को थोड़ा अप स्किल कर लो। तो मैंने बोर्ड से 2-3 दिन पहले इनसे भी चीज़ों पे काम किया और बोर्ड में अच्छे नंबर आए। देखिए, मुद्रा ने 100% का टारगेट लिया और करण ने 75% का टारगेट लिया। 25%, 25% का टारगेट का डिफरेंस था, लेकिन दोनों लगभग, अगर मैं आपके नंबर्स की बात करूं तो आई थिंक करण के नंबर मुद्रा से ज्यादा है। 99.9% बताया करण आपने। 99.8 8 और 99.2% मुद्रा के हैं। राइट मुद्रा? जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ रिद्धिमा है और साथ ही साखी जैन है। साखी और सावी जैन। सावी, मैं आपके पास आ रही हूँ पहले। सावी, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So, myself Savi Jain, and I hail from Shamli district of Uttar Pradesh, and I have completed my 12th standard from Scottish International School, Shamli, and I scored 99.8% in my class 12 CBSE boards with a score of 490. एक मिनट, आपके आसपास फैमिली के मेंबर्स बात कर रहे हैं, प्लीज उनको बोलिए दूसरे रूम में जाकर बात करें, ताकि हमारे दर्शक और हिंदुस्तान की जनता आपको ठीक से सुन पाए। तब तक मैं आशुतोष आपके पास आ रही हूँ। हेलो जी आशुतोष, बताइए अपने बारे में, हमारे Good दर्शक evening, जानें। everyone. My name is Ashutosh. So I also hail from Kanpur, and I did my high school from DPS Kalyanpur,
and I have also scored 99.2% in my boards, and I'm from PCM stream. So like Karan, even my aim was for JE, एंड एज सच फॉर अ टारगेट मैंने अपने लिए कोई टारगेट नहीं सेट करा था बोर्ड्स के लिए. मेरा ये था कि मैंने पढ़ लिया एंड आई जस्ट वांट टू स्कोर गुड इन बोर्ड्स. उसके बाद जब बोर्ड्स हुए तो आई वाज एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 97 98, बट देन जब रिजल्ट खोला और 99 दिखे और उसमें 3 सब्जेक्ट्स में फुल भी थे इन तीनों में, तो आई वाज रियली शॉक्ड एंड ओवरवेल्म्ड एंड रियली हैप्पी. जी आशुतोष, ट्यूशन की थी आपने, कोचिंग वगैरह कुछ की थी? हाँ, मैंने कोचिंग की थी, साइड बाय साइड स्कूल भी मैं जाता रहता था. जी रिद्धिमा, बताइए अपने आप का, अपना परिचय दीजिए. Good evening, ma'am. Myself Ridhima Singh, and I'm from Bulandshahr. I've done my schooling from DPS Bulandshahr, and I've scored 99.6 percentage. I'm a humanities student. मेरे पास political science, English, history, geography, English था, and I had painting as my 6th subject. My father is a businessman, and mom is a government teacher. सावी, आपकी बारी है. Sure, ma'am. So, good evening, everyone. Myself, Savi Jain, and I hail from Shamli district of Uttar Pradesh, and I have completed my 12th class schooling from Scottish International School, Shamli. And I have scored 99.8% in my class 12th CBSE exams, scoring a mark of 499 marks out of 500. My main subjects included history, geography, pol science, English, and painting. My father is also a businessman. He has furniture shop, and my mother is a simple housewife. जी, तो आपने कितना टारगेट रखा था सावी? Ma'am, like I had targeted for what I can do best out of my potential. Like I had at least the bare minimum target of 98%, and what more comes shall be like more than my expectations. ओके, ग्रेट. तो देखिए 5 बच्चे हैं आज के भारत के, नए भारत के होनहार, जिनके हाथों में ये नया भारत आने वाले समय में जाने वाला है. तो आप भारत को किस तरह से अपने हाथ में लेना चाहते हैं? अगर हम इसकी बात करें तो मुद्रा, कैसे देखती हैं आप भारत के लिए, आप क्या करना चाहती हैं और भारत को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं? क्या आप आगे जाकर अपना करियर ऑप्ट करने वाली हैं? Ma'am, my goal is to become an IAS officer and serve the nation. It was in class 8 when I finally decided that I want to choose this line, and since then it was pretty much decided that I have to take humanities, and मुझे उसके बाद नॉर्मल BA के साथ ही अपनी UPSC की तैयारी करनी है, जिससे कि मैं पहले ही अटेम्प्ट में अगर होपफुली हो सके तो IAS की परीक्षा पास कर सकूं. जी, तो ये जो आपने तैयारी की, इसमें आपका जो परिणाम आया, इसमें बहुत सारे लोगों के, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के रिएक्शंस आए होंगे, लेकिन जो रिएक्शन सबसे ज्यादा आपको जिसने टच किया, वो कोई रिएक्शन बता सकते हैं आप? मतलब फोन आए लोगों मैम के, सबसे बधाइयाँ अच्छा रिएक्शन तो मेरी मम्मा का ही था मैम, क्योंकि वो एज अ पर्सन उन्होंने कभी भी मुझ पर कोई प्रेशर नहीं डाला था ऐसा कि आपको इतना लाना है, आपको उतना लाना है. एंड जब मैंने सबसे पहले उन्हीं को फोन किया अपना रिजल्ट बताने के लिए, शी वाज सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ मी. लाइक लिटरली आई कुड सी इट इन हर वॉइस इटसेल्फ कि वो बहुत खुश है, एंड वही रिएक्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है. जी, माँ तो बच्चे के साथ-साथ खुद पढ़ती है, बच्चे के साथ-साथ खुद जीती है, बच्चे के साथ-साथ खुद आईएएस के एग्जाम में बैठती है. परीक्षा में भले ही बच्चा सफल होता है, लेकिन दरअसल माँ ही सफल हो रही होती है. रिद्धिमा, आपके पास आती हूँ मैं. क्या देखती हैं आप हिंदुस्तान, भारत आने वाले समय में जब आप आगे बढ़ेंगी, तो किस तरह से भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं आप? मैम, मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हर तरीके से अपने भारत में भारत के लोगों की सेवा ही करना चाहते हैं. मैं एज अ एडमिनिस्ट्रेटर अपने देश की सेवा करना चाहती हूँ. मेरा गोल है मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ.
ठीक है सावी, आप क्या करना चाहती हैं, किस तरह से आप देश को अपनी सेवाएं देना चाहती हैं, और देश के सामने आज कौन कौन सी चुनौतियां आप महसूस कर रही हैं जिनको आप एड्रेस कर सकते हैं या आपको लगता है कि आपको करना चाहिए? Ma'am, like what I can see today, India is a new form of India. Like पूरी तरह बदल चुका है, but still हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स है जिस वजह से हमारा सिस्टम परफेक्ट नहीं बन पा रहा है. सो मेरा मेन टारगेट उन लूप होल्स को फिल करना रहेगा ताकि हमारा सिस्टम एक एयर फ्री सिस्टम बन सके जिसमें एवरी सिटीजन कैन प्राउडली से दैट आई एम एन इंडियन. जी, तो आप भी एडमिनिस्ट्रेशन में ही जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं? यस मैम. ओके, तो 3 प्रशासनिक सेवाओं में जाने वाली बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं जो आईआईटी का रुख करना चाहते हैं. एम आई राइट, करण और आशुतोष? तो करण ये बताइए कि आईआईटी में जाकर क्या करेंगे आप, क्या करना चाहते हैं? आईआईटी में जाके मैं इंजीनियरिंग करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं देश के किसी अच्छे से डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन में अपना योगदान दे सकूँ. जैसे कि अभी वॉर की सिचुएशन थी तो वहाँ पे इंडिया को रशिया से वेपन मंगाने पड़े थे S-400. तो इंडिया अभी इतना सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है अपने डिफेंस के मामले में. तो मैं चाहता हूँ कि इंडिया इन सब चीज़ों में सेल्फ डिपेंडेंट बने और इसके लिए मैं कुछ योगदान देना चाहता हूँ. तो आपने अभी से सोचा हुआ है कि आपको आईआईटी करने के बाद किसी ऐसी इंडस्ट्री में जो डिफेंस से जुड़ी हुई हो, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जो हथियारों की है उसमें काम करती हो, आपको वहां काम करना है, ये आपका फोकस क्लियर है? यस मैम. आशुतोष, आप क्या करना चाहते हैं भारत के लिए? मैम मेरा तो हमेशा बचपन से एक ड्रीम रहा है कि मेरे को आगे जाके कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जितना हो सके उतना उसमें ही घुसना है और उसी में कुछ इन्वेंशन ऐसा करना है, कुछ नया ऐसी चीज़ बनानी है जिससे सबको काफ़ी हेल्प मिले. जो भी हम लोग के सिस्टम में जो भी कमी है, कुछ भी है, हर चीज़ में उनको हेल्प मिले. आशुतोष, किस तरह की हेल्प करना चाहते हैं आप? कौन सी कमी आपको इस एक समय तो जैसे खलती है? मैम मेरे को लगता है स्पेशली जैसे स्टूडेंट्स पे काफ़ी प्रेशर रहता है उनके एंड रिजल्ट्स का. जैसे कोई भी आप किसी बच्चे से पूछोगे उन लोग का ये रहता है कि मुझे टॉप करना है, फिर मेरे को 100 में 100 ही लाने हैं, ये करना है, वो करना है. बट आई बिलीव कहीं न कहीं एक माइंडसेट लोगों का होना चाहिए कि जो वो प्रिपरेशन कर रहे हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट्स. बिकॉज़ उस जर्नी में आप जो सीख रहे हो वही आपको एट द एंड आपका जो आप बनोगे डिसाइड करेगा. तो एक ये चीज़ मैंने काफ़ी इन माय 11th एंड 12th आई सॉ एंड आई फेस्ड. आ, जरा दर्शकों की जानकारी के लिए और आज की पीढ़ी जो आपको सुन रही है उनको थोड़ा और इस विषय के बारे में डिटेल में बताइए आशुतोष. मैम मेरा मानना है जैसे हम लोग जैसे अभी कुछ भी कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दैट इन दैट वी आर एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी और उस जर्नी में वी लर्न अ लॉट. एंड कभी कभार हो जाता है कि लास्ट टाइम में एंड मोमेंट पे जाके रिजल्ट नहीं आता है या फिर रिजल्ट खराब हो जाता है. तो उसका ये मतलब तो नहीं कि वो बच्चा फेल हो गया और वो एक फेलियर है. जो उसने प्रेपरेशन करी है उसी में उसकी एक सक्सेस है और हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए. नहीं, इससे आप इसको आप अपने करियर से जोड़ के कैसे देखते हैं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत बड़ी आबादी को एड्रेस करने वाली बात है. ना सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स को बल्कि उससे भी ज्यादा उनके पेरेंट्स को इफेक्ट करने वाली बात है. लेकिन आप इसे करियर के रूप में कैसे देखते हैं? मैम मेरे को कोई ना कोई एक ऐसे ऐप बनानी है जो 11th और 12th के स्टूडेंट्स को बिकॉज स्पेशली इंडिया में हम लोग ने देखा है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जेई नीट उस सब के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है एंड समटाइम्स इवन स्टूडेंट्स एंड अप टेकिंग सम रॉन्ग स्टेप्स. तो कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसा ऐप और एक ऐसा इनिशिएटिव बेसिकली चालू करना है जहाँ से हर स्टूडेंट को एक हेल्प मिलती रहे. उन लोग को कहीं पे भी ऐसा ना लगे कि वो कहीं फेल हो गया फिर कुछ भी हो गए. ये किस तरह की हेल्प? मतलब सब्जेक्ट सिलेबस वाइज हेल्प या सब्जेक्ट एंड मेंटली एज वेल. मेंटली? ये एजुकेशनली एंड सोशली समझना एज चाह रही वेल. थी मैं आपसे. कहीं ना कहीं सबको मेंटली, कनेक्ट भी रखे. साइकोलॉजिकली,
सोशली, ये किस तरह की हेल्प आप सोचते हैं? आपने इस बारे में किसी से डिस्कस किया मेरे है को कभी? इसमें और सोचना है, मेरे को अभी आगे जाके कॉलेज में इसी चीज जी। पे और सोचना है। अगर आज ही आप इस बारे में सोच रहे हैं आशुतोष, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपनी पढ़ाई के साथ-साथ सोसाइटी में जो हो रहा है उसे देख भी पा रहे हैं, उसे मॉनिटर भी कर रहे हैं और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि आपके आस-पास के आप ही की हम उम्र बच्चे कैसे जो है वो सिचुएशन से थक जाते हैं और उससे भागना पड़ता है उन्हें और कई बार उन्हें गलत कदम भी उठाना पड़ता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने अथाह मेहनत की है। बिना मेहनत के कोई भी बच्चा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। करण ने जैसा कहा कि उनका लक या उनका क्लैरिटी ऑफ माइंड ज़्यादा काम आया क्योंकि वो तैयारी तो सीधा फ़ोकस उनका आईआईटी है और यहाँ पे सिर्फ पास होना उनका मकसद था। लेकिन क्योंकि वहाँ उन्होंने इतना ज़बरदस्त अपना इन्वॉल्वमेंट किया और कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो फिर 12th में कहाँ परेशानी आनी थी क्योंकि सिलेबस और सारा सब कुछ है तो वहीं उसी के आस-पास। तो सवाल ये है करण कि आज के दौर में सोशल मीडिया बच्चों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। आपने अपने आस-पास भी देखा है, महसूस किया है? मैम कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? करण, सोशल मीडिया आजकल बच्चों के हाथ में जिस तरह से इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स और यूट्यूब के जितने और तमाम ऐप्स ने जितना और ऑनलाइन गेमिंग ने जितना बच्चों का समय ले रखा है या ले रहा है, वो बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानते हैं आप? हाँ, वो तो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है टाइम का, क्योंकि अगर आप शॉर्ट्स किसी चलाने लग जाओगे तो आपके 5-6 घंटे कहाँ चले जाएँगे आपको पता ही नहीं लगेगा। अगर आप उन 5-6 घंटे में 1-2 घंटे पढ़ भी लोगे तो आप पता नहीं कितने सारे बच्चों से आगे हो जाओगे। तो इसलिए मैं तो फ़ोन रखता नहीं था अपने पास। मेरे पास पहले था एक फ़ोन, लेकिन वो टूट गया था मुझसे, तो मैंने सही नहीं कराया और अब मुझे लगता है कि वो सही था, वो टूट गया। उसकी वजह से मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाया और डिस्ट्रैक्शन नहीं हुई मुझे। करण, तो करण, ये यस। फ़ोन जो है वो आपने ठीक नहीं कराया या पेरेंट्स ने ठीक नहीं कराया? दोनों में फ़र्क है। नहीं, पेरेंट्स तो कह रहे थे करा सकते हो ठीक, लेकिन वो 10th के एग्ज़ाम के बाद की बात थी। मतलब 10th का रिज़ल्ट भी आ गया था, तो जब था मेरे पास फ़ोन तो मैं नहीं सोच रहा था कि 3-4 दिन मैं ठीक ना करूँ। तो फिर 3-4 दिन जब मैंने पढ़ा, मैंने देखा बिना फ़ोन के तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली पढ़ाई हो रही है। तो इसलिए हुँ। मैंने ठीक नहीं कराया और 2 साल तक बिना फ़ोन के अच्छे से पढ़ाई करी। तो अपने आस-पास करण आप ऐसे बच्चों को भी देखते हैं जो पढ़ाई में आपसे अच्छे हैं या आपके बराबर हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में उनका जो समय जाता है उस वजह से पढ़ाई में पिछड़ रहे हैं, पिछड़ गए हैं? हाँ, ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनको सोशल मीडिया की वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। उनमें कैलिबर तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अपने पोटेंशियल को वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं इसी वजह से। अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं वो। जी। मुद्रा, मैं आपके पास आ रही हूँ वापस। मुद्रा, एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत ग्लैमरस आज की तारीख में ग्लैमर हो चुका है इसमें इन्वॉल्व। इससे पहले इतना नहीं था। इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन में आते थे कि भारतीय प्रशासनिक सेवा बहुत बड़ी, बहुत मुश्किल एग्जाम, आज की तारीख में लड़कियां भी काफी बड़ी संख्या में, अच्छी संख्या में आ रही हैं। इसको लेकर, तैयारियों को लेकर आपके घर में जिस तरह का माहौल है और आज ब्यूरोक्रेसी पर जो सबसे ज्यादा बड़े सवाल उठते हैं करप्शन के, आपको मालूम है, आप उनसे अवगत हैं, आप जानती हैं और आप सोचती हैं कि आप जब आएंगी तो मौजूदा व्यवस्था से अपने आप को अलग कैसे खड़ा करेंगी? मैम आई बिलीव कि अगर हम अपनी एक आइडेंटिटी रखें तो हम स्टैंड आउट भी कर सकते हैं, भले ही हम चाहे जितने भी बड़े क्राउड में हों। अगर हम अपनी वैल्यूज को, एथिक्स को वैसे ही रखें तो भले ही हमारे आसपास जितने भी करप्ट लोग हों, हम उनकी तरह नहीं बनेंगे। और इवन हम एक एग्जाम्पल भी सेट कर सकते हैं कि हाँ, बिना करप्शन के भी एक ड्यूटी हो सकती है नेशन की। और उस वजह से हम एक एग्जाम्पल भी बन सकते हैं दूसरों के लिए, और दूसरे हमें फॉलो करके जो करप्ट है पहले से, हो सकता है वो भी अपना करप्शन धीमे धीमे छोड़ें, वो चीज अपनी आदतें और अपनी एक वैल्यू को वो भी फॉलो करें।
एक रिद्धिमा, मैं मोरालिटी आपके पास आ रही हूँ। ठीक है रिद्धिमा, जितनी बड़ी संख्या में न्यूज 24 पर हमारे दर्शक और हिंदुस्तान के लोग और उससे बाहर भी, क्योंकि डिजिटल का दौर है, कोई भी कहीं भी बैठकर देख सकता है। सीबीएसई के नतीजे आए हैं, बहुत बड़ी संख्या में आपके भी जो कुछ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं जो हिंदुस्तान के बाहर भी रहते हैं, आपको सभी लोग देख रहे हैं। सवाल ये है रिद्धिमा कि आज के दौर में जब नई पीढ़ी इस तरह की उपलब्धियां हासिल करती हैं, तो उनकी मेहनत उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन उस मेहनत से भी ज्यादा क्या आप सोचती हैं, क्या आप मानती हैं कि परिवार, पेरेंट्स, आपके टीचर्स, इन सब का मिला-जुला रोल ही एक कंप्लीट पैकेज बनाने का हिस्सा होता है, या एक इंडिविजुअल की अपनी मेहनत उसे सबसे अलग खड़ा कर देती है? Thank you, ma'am, for such a wonderful question. But I believe मैं अगर अपनी सफलता का श्रेय किसी एक इंसान को दूंगी, तो ये उन सभी लोगों के लिए गलत होगा जिनका इस सफलता के पीछे बहुत बड़ा योगदान था। मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल और मेरे फैमिली का उतना ही इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है जितना कि मेरा था। हमारे प्रिंसिपल सर और मेरे स्कूल ने इतना अच्छा एनवायरनमेंट बना रखा है हमारी पढ़ाई के लिए कि हमें कभी लगा ही नहीं था कि हम लोग इस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। बेसिकली जी। हमारा सिर्फ एजुकेशन के अलावा को करिकुलर हर तरफ से हमें सपोर्ट मिलता रहा था और पेरेंट्स ने हमेशा से मुझे सपोर्ट किया, एक केयर प्रोवाइड करी थी एंड दे नेवर मेड मी फील कि आई वुड नॉट बी एबल टू कम टू दिस प्लेटफॉर्म। सावी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत सारे सपने आप सबके, आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, देश की व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं, करप्शन को हटाना चाहते हैं, अपने आसपास अपने जैसे बच्चों के लिए एप्स बनाना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई पॉलिटिक्स में जाता है, मान लीजिए सावी आपको शिक्षा मंत्री बनने का मौका मिले, तो क्या करेंगी आप शिक्षा मंत्री बनकर ऐसे 3 काम जिससे कि आप जैसे बच्चों को और ज्यादा शिक्षा में बेहतर विकल्प मिल सके, शिक्षा मिल सके अच्छी? सावी, अपना ऑडियो ऑन करिए प्लीज। सावी, आपका ऑडियो ऑन करिए आप। आपका ऑडियो ऑडियो नहीं आ रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉइस। सावी, आपने म्यूट किया हुआ है खुद को, अनम्यूट कीजिए। ऐसा लगता है कि सावी फोन का बहुत ही कम इस्तेमाल करती हैं। आपका ऑडियो ठीक करिए सावी जैन। आसपास सावी के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़ी। यस, बताइए सावी। मैम, एम आई ऑडिबल नाउ? जी बताएं बताएं। जी मैम, तो मेरी साइड से पहला अटेम्प्ट मैम यही रहेगा कि एजुकेशन को देश के हर गांव, हर कोने तक पहुंचाने का मेरा प्रयास है कि जो शिक्षा का स्तर बड़े शहरों में है, वही देश के हर गांव में पहुंचाया जा सके। इसी लेवल की पढ़ाई हर इंसान को, हर बच्चे को उपलब्ध कराई जा सके, ताकि सब लोग एक साथ कंपटीशन में खड़े हों, कोई आगे या कोई पीछे ना खड़ा हो। उसके अलावा मैम, अगर शिक्षा प्रणाली में मुझे कोई चेंज करना हुआ, तो वो हमारा बुक्स का लाइक सिस्टम होगा। जैसे कभी-कभी बहुत बारी हम ये देखते हैं कि जैसे हमारी बुक्स में कोई चैप्टर्स हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बट कभी-कभी वो सिलेबस से कट ऑफ कर दिए जाते हैं। उससे एज स्टूडेंट्स हमारा काफ़ी मेजर लॉस होता है, क्योंकि अगर कोई चैप्टर्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो हमें पढ़ाए जाने चाहिए। तो या तो बुक्स में वही चैप्टर्स हो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स ना हो, और अगर वो चैप्टर्स हैं, तो वो हमें पढ़ाए जाने चाहिए, हमें नॉलेज हर चीज़ की होनी चाहिए। क्योंकि बदलते देश के यूथ के लिए हर टॉपिक इम्पोर्टेंट है।
एंड मैम एज द थर्ड स्टेप आई वुड से कि जो एजुकेशन में फैसिलिटीज होती हैं लाइक एम्यूनिटीज, बुक्स हो गए, स्टेशनरी हो गई, वो भी या तो फ्री ऑफ कॉस्ट पुअर चिल्ड्रंस को जो लोअर मिडिल क्लास है, या फिर उनको एट चीपर रेट प्रोवाइड की जाए, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि वो लोग किताबों या पेंसिल स्केल इन सब की कमी की वजह से अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा नहीं पाते हैं। तो मेरा फोकस इन्हीं चीजों पर रहेगा। मुद्रा, आपके पास आती हूँ मैं। आज की एजुकेशन के सामने जो चैलेंजेस हैं उनकी बात सावी जैन ने कही कि वो अगर शिक्षा मंत्री हो तो एजुकेशन को दुरुस्त करने के लिए ये 2-3 काम करेंगे। आप क्या करना चाहेंगी? अगर इनसे अलग कुछ हो तो बताना। मैम लाइक सावी मेंशन्ड कि जैसे वो हर एक गांव में पहुंचाना चाहती है। मैम आई थिंक हमारे इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो एजुकेशन पहुंचाना चाहते हैं गांव गांव तक और हर एक छोटे से छोटे शहर तक भी। बट जो क्वालिटी है एजुकेशन की कहीं ना कहीं वो हम लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। तो आई थिंक उस पर भी हमें बहुत फोकस करना चाहिए। क्वांटिटी तो बढ़ रही है स्कूल की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड और वो सब, बट जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए एक बच्चे को, उस पर वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट है आई गेस। ठीक है, और एंड आई फील लाइक कि जैसे कुछ सिलेबस है जो चेंज होना चाहिए, जैसे साबी ने मेंशन किया कि डिलीटेड चैप्टर्स, वो बात सच है। और आई थिंक जो एनसीईआरटी बुक्स चल रही है उन्हें थोड़ा अपडेट भी करना चाहिए, बिकॉज कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो आई थिंक अभी के टाइम से रेलेवेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब तो ऑल यूनिवर्सल होता है, ये हमेशा ही रेलेवेंट रहेगा। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए सिलेबस में जो कि आज के टाइम को देखते हुए ज्यादा रेलेवेंट हो। जी आशुतोष, आप तो टेक्निकल दुनिया के व्यक्ति हैं और कंप्यूटर साइंस में एप्स बनाना चाहते हैं। आपको मौका मिल जाए शिक्षा मंत्री बनने का, भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनने का, तो क्या करेंगे? मैम मेरे तो सबसे दो बड़े चेंजेस मैं लाना चाहूँगा। सबसे पहले तो जैसे 11th-12th में हम लोग कम्प्लीटली बाइफरकेट कर देते हैं साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेरे को लगता है सबको आने चाहिए और जो इनफैक्ट हम लोग के सिलेबस में है भी नहीं। जैसे हैंडलिंग ऑफ टैक्सेस, अपना बजट हैंडल करना, क्योंकि जब हम लोग बड़े होंगे, अपने जॉब्स करेंगे या फिर जो भी करेंगे, तो उसमें दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्ट्रीम में होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो साइंस है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है। एंड इवन साइंस की स्ट्रीम में भी ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो बाकी स्ट्रीम्स में एट अ बेस लेवल पढ़ाने चाहिए, चाहे उनके एग्जाम्स ना कंडक्ट किए जाए, बट एक वो जनरल नॉलेज है जो सबके पास होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ होगी टू मोर इंक्लूजन ऑफ एआई एंड अपकमिंग डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी इनटू द सिलेबस। बिकॉज हम लोग का सिलेबस जो चल रहा है 20 साल पहले जो मेरे भाई पढ़ते थे, अभी भी काफ़ी हद तक वैसा ही मैचिंग मैचिंग है। तो उसमें मोर चेंजेस एंड मोर न्यू थिंग्स नीड टू बी इंक्लूडेड। राइट। करण, एआई की बात भी हो गई है और गांव गांव तक कैसे पहुंचा जाए इसको लेकर भी एजुकेशन मिनिस्टर बनने पर किस तरह के काम होने चाहिए, ये भी आपके सह पैनलिस्ट ने बताया है। करण, क्या करना चाहते हैं आप उस बच्चे के लिए जिसके पास बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिसके पेरेंट्स बहुत छोटे छोटे घरों से बहुत छोटे छोटे काम करते हुए अपने बच्चों पर इतनी मेहनत कर रहे हैं? आज भी जिस तरह के परिणाम आए हैं उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कोई बहुत हाई प्रोफाइल फैमिलीज को बिलोंग नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है कि उनके पेरेंट्स के छोटे छोटे प्रयास बड़े बन गए। क्या करेंगे करण ऐसे लोगों के लिए शिक्षा मंत्री बन के? जैसे अभी आपको तो पता ही है कि हमारी इंडिया की जीडीपी काफ़ी बड़ी है और उसका काफ़ी अच्छा पोर्शन एजुकेशन में भी जाता है, लेकिन इतना वो बेस लेवल पे पहुंच नहीं पाता क्योंकि बिकॉज ऑफ करप्शन बीच में ही 50-60% पैसा तो करप्शन में चले जाता है और नीचे इतना ज़्यादा पैसा नहीं पहुंच पाता जिससे अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो मैं तो यही कहना है कि अगर करप्शन ख़त्म हो जाए तो उससे बहुत अच्छा यूज़ किया जा सकता है, उस पैसे का अच्छे स्कूल बनाए जा सकते हैं,
और छोटे बच्चों को लॉजिकल एजुकेशन दी जा सकती है, क्योंकि अभी जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि जो छोटे बच्चे हैं उनमें लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा उन्हें कहते नहीं है कि बेटा लॉजिकल थिंकिंग करो, और फिर बाद में बड़े आके वो उतना कोप अप नहीं कर पाते अपनी स्टडीज़ को लेके, क्योंकि पहले इतना ज़्यादा उनका बेस मेंटेन नहीं होता। तो जैसे कहावत है ना कि पैसे से पैसा बनता है, ऐसा ही मुझे लगता है कि मार्क्स से ही मार्क्स आते हैं। कि अगर आपके छोटी क्लासों में अच्छे मार्क्स आए होंगे तो आपको मोटिवेशन रहेगी कि हाँ मेरे पहले अच्छे मार्क्स आए हैं तो अब भी मेरे को अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो मेरी तो एक मोटिवेशन यही थी। जी, बहुत अच्छी बात। बड़े अच्छी-अच्छी विचार, आइडियाज़ आ रहे हैं। मुश्किल ये है कि बच्चों के आइडियाज़ कोई सुनते ही नहीं है। समाज ने हमेशा बच्चों को अलग किया हुआ है कि आप तो बस पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। बच्चे जब कुछ करने लायक होंगे तब करेंगे। लेकिन बच्चों की सहभागिता, बच्चों का साथ, बच्चों के विचारों का समन्वय, बच्चों को साथ लेना समाज को आगे बढ़ाने में मददगार हो सकता है। रिद्धिमा, सीबीएसई को लेकर 10th और 12th की आप लोगों ने पढ़ाई की है। शिक्षा मंत्री बने आप लोग तो क्या करना चाहेंगे? सीबीएसई में क्या स्पेसिफिक आपको लगता है कि ज़रूरत है कुछ ऐसे कामों की जो इस वक़्त आप लोग महसूस कर रहे हैं? मैम आई थिंक कि हमेशा एक देयर इज अ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन एवरीथिंग। अभी जो जो पहले इश्यूज होते थे, आई बिलीव सीबीएसई इज ओवरकमिंग देम स्लोली, एंड बाय टाइम आई बिलीव कि वो सारे इश्यूज धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आई थिंक अभी तो ऐसा पर्टिकुलर कोई इशू है नहीं जो वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इनफैक्ट सीबीएसई को करिकुलर एजुकेशनल हर प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा कर रहा है। जी, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन वो आप लोगों से ज़्यादा प्रतिभावान हैं। आप लोगों के आस-पास भी ऐसे बच्चे होंगे। आप महसूस करते हैं आशुतोष कि ऐसे बच्चे आपके आस-पास हैं, लेकिन फिर भी वो नंबर्स में पिछड़ गए। ये जो नंबर गेम है, ये एक बहुत बड़ा जाल है। एजुकेशन सिस्टम में इससे भी कुछ बाहर निकलने की ज़रूरत आप महसूस करते हैं? यस मैम, डेफिनेटली। इसमें बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी यही बोला था कि किसी की पूरी मेहनत एट द एंड ऑफ द डे जाके, जैसे मेरे एक फ्रेंड था, उसकी एक पेपर में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो वो पेपर अपना अच्छे से नहीं दे पाया वो वाला, एंड उसके उधर मार्क्स कम रह गए। तो एट द एंड ऑफ द डे ये उसके सीधा उसको मार्क्स पे उसको देख के जज करना वुड बी वेरी रॉन्ग। तो इवन मेरे एक वेब सीरीज का एक बहुत डायलॉग है जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि हमें जीत की तैयारी नहीं करनी चाहिए, इनफैक्ट तैयारी ही एक जीत है। और ये एक एटीट्यूड है जो मेरे को लगता है काफ़ी पेरेंट्स और काफ़ी स्कूल्स में हम लोग को अडॉप्ट करना चालू करना चाहिए कि बच्चा जो ऑल ईयर एक मेहनत कर रहा है और जो वो उसमें सीख रहा है और उसमें जो उसकी ग्रोथ हो रही है, उसको प्रमोट करना ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन द एंड रिजल्ट्स। जी। करण, एक और बात है। एक वो फैमिली है जो अपने बच्चे को बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्सेज, ट्यूशंस, गाड़ी, तमाम फैसिलिटीज, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कोचिंग, लैपटॉप, फोन, मोबाइल, टैब सब कुछ है। और एक बच्चा है जिसके पास कुछ भी नहीं है। दोनों को सेम परीक्षा देनी है और नंबर जो है वो दोनों के उसी सेम परीक्षा से तय होंगे। आपको लगता है कि उनका जो सर्कमस्टेंस है, उससे उसकी ग्रेडिंग या उसके असेसमेंट में कोई फ़र्क आना चाहिए? बिल्कुल, इसका तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आता है कि अगर आपके पास इतने अच्छे फैसिलिटीज़ नहीं हैं, और इसको सुधारने के लिए हमें रिज़र्वेशन का यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी फ़िलहाल रिज़र्वेशन वो कास्ट बेस्ड है, तो कास्ट बेस्ड हटा के ये इनकम के बेस्ड पे करना चाहिए कि किस बच्चे के पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं। कि अगर जैसे मैं बताऊँ, अगर मेरे 99.8 आए हैं, लेकिन अगर कोई बच्चा है जो गाँव से आता है, उसके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, और अगर वो 95% भी लाता है, तो मैं उसको अपने से ऊपर मानता हूँ कि उसने इतनी कम फैसिलिटीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया। तो रिजर्वेशन का यूज़ कर सकते हैं हम इनकम बेस्ड। जी, रिज़र्वेशन को तो हटाने की बात है। रिज़र्वेशन को तो लगातार मतलब रिज़र्वेशन आप लोगों को लगता है होना चाहिए रिद्धिमा? रिज़र्वेशन आज ज़रूरी है? Definitely, ma'am. I believe reservation is important, but as he said, it should be based on financial status of the people rather than being caste basis.
क्योंकि आई बिलीव people who hail from the lower levels of our society are not able to get the proper use of the government policies या फिर फ्री एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट वो हमारे लेवल तक इनफैक्ट हमारे से आगे और निकल सके। तो अगर ये रिजर्वेशन का हम यूज़ करके फाइनेंशियल स्टेटस पर करते हैं तो आई बिलीव हमारी सोसाइटी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। मुद्रा, बहुत बड़ी लाखों की संख्या में पेरेंट्स हैं जो बड़े उदास हैं, जिनके बच्चों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है या जिनके नंबर अच्छे नहीं आए, कारण कुछ भी हो। उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं तो बस उन सबको यही कहना चाहूंगी कि आप अपने बच्चों पे प्रेशर मत डालिए, क्योंकि जैसे मैं एक ग्रुप से भी जुड़ी हूँ, उसमें बच्चों के मतलब सबके बहुत अच्छे नंबर नहीं आए हैं, जिनके 55, 56 ऐसे परसेंटेज आए हैं, वो काफी मतलब ऐसी बातें भी कर रहे हैं कि हमें कोई गलत कदम ले लेना चाहिए या ऐसा कुछ। तो पेरेंट्स ही एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम अभी हो सकते हैं, पेरेंट्स, फ्रेंड, टीचर्स, जो कि बच्चों को ऐसे गलत कदम लेने से रोक सकते हैं। तो आई थिंक उन्हें इस टाइम पे इंस्टेड ऑफ पोकिंग द स्टूडेंट्स कि आपने क्यों नहीं अच्छा किया, आपको और मेहनत करनी चाहिए थी, ये सब की बजाय उन्हें अभी अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए और समझाना चाहिए और उनका हौसला बनना चाहिए। और बाकी आई थिंक अभी इम्प्रूवमेंट एग्जामिनेशंस भी होते हैं सीबीएसई में, तो एक बहुत बड़ी डील नहीं है कि अगर आपके थोड़े कम मार्क्स आ गए हैं, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं। और फिर आजकल के उसमें तो वर्ल्ड में तो 12th और 10th के रिजल्ट से नहीं, बट एग्जामिनेशंस जो होती हैं अलग अलग, होता है फॉर आईआईटी, नीट होता है, और आगे हमारा सीयूईटी होता है एंड ऑल, इन सबसे ज्यादा हमारा करियर और फ्यूचर डिसाइड होता है। तो आई डोंट थिंक उन्हें अपने बच्चों पे कोई भी ऐसे प्रेशर डालना चाहिए या उन्हें प्रवोक करना चाहिए कि कोई वो गलत स्टेप ले लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आप प्यारे बच्चों को, आपके पेरेंट्स को, आपकी टीचर्स को हमारे न्यूज 24 की तरफ से बहुत बहुत एक बार फिर से बधाई। इतनी अच्छी अच्छी बातें करने वाली हमारी नए भारत की नई युवा पीढ़ी है। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, खास करके अभिभावक जिनके बच्चों के अच्छे नंबर नहीं आए हैं, उन्होंने अगर बच्चों को सुना है तो जरूर इस बात पर गौर करें कि आपके बच्चे के नंबर कम आने पर आप उसे किसी भी तरह के ऐसे व्यवहार से बचाएं जो उसे किसी कॉम्प्लेक्स में डालें। नंबर एक गेम है। इस नंबर गेम में निश्चित रूप से करियर की दौड़ में बच्चे आगे जाने में नंबर बहुत मददगार होते हैं और इसीलिए हौसला अफजाई होती है उन बच्चों की जिनके अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन जिनके नंबर अच्छे नहीं आए हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जीवन में अच्छा नहीं करेंगे। वो भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस जरूरत उनका आत्मविश्वास बढ़ाने की है। तो न्यूज 24 पर हमारी हर दिन कोशिश होती है कि समाज में जो कुछ हो रहा है वो हम समाज के साथ साझा करें, ताकि समाज इस बात को समझे कि हमें वर्तमान हालात से कैसे निपटना है। न्यूज 24 अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।